Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise 3.6 question number 1. Sketch the region where area is represented by the definite integral and evaluate the integral using an appropriate formula from geometry. अब इस एक्सरसाइज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको बताइए कि जो इंटीग्रेशन है उसमें बेसिकली टू टाइप्स की इंटीग्रेशन होती हैं, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो है वो ज्योमेट्री के अप्रोप्रिएट फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करने हैं और उनके एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम ज्योमेट्री की हेल्प क्यों ले रहे हैं, और अगर हम इंटीग्रेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या सेम ही आंसर आएगा। और अब यहाँ पर ज्योमेट्री को अप्लाई करने का या इनके उनके फार्मूलाज को अप्लाई करने का क्या पर्पज़ है, इन सारी बातों का जवाब आपको मैं छोटे से इंट्रोडक्शन में दूंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें आपकी तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। एक्चुअली एक ऐसा फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल है जो रिलेशनशिप बनाता है एरिया और अदर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान में, जैसे लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह, जैसे कि आपकी बुक में भी बताया गया है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मगर इस फंक्शन को एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस इसलिए होना चाहिए, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या है, यानी कि ए उसकी लोअर लिमिट होती है और बी उसकी अपर लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है तो इस फंक्शन को इस इंटरवल के दरमियान में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस फंक्शन आपको पता है ना कौन सा होता है, वो फंक्शन जिसका अगर ग्राफ बनाए तो ना ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा हो, ना उसमें होल हो, ना वो उसमें एक जंप आए, ना वो अनडिफाइंड हो कहीं। और एक्चुअली ये एक्स एक्सिस पर ये वैल्यूज़ होती हैं जिनके दरमियान में हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होता है। अब आपको मेरी बातें बहुत ही बुक वाली लग रही होंगी, तो मैं फिर अब आपको आसान वर्ड्स में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर दिया गया है, आप याद रखें कि एफ ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल रखते हैं, वाई के इक्वल रखते हैं। इस वजह से जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया गया होगा उसको आप वाई के इक्वल रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर दिया गया है तो आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और अगर उसका ग्राफ बनाए तो इस तरह से ग्राफ बनाएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसकी लोअर लिमिट उन्होंने हमें 0 दी है और अपर लिमिट उन्होंने 3 दी है, ठीक है। अब प्रॉपर ग्राफ मैंने प्रॉपर टेबल तो नहीं बनाया, लेकिन आपको पता है कि जो इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ऐसा पैराबोला की फॉर्म में ग्राफ होता है। अब एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया हो तो आपकी जो लोअर लिमिट फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है और यहाँ पर अपर लिमिट 3 है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से जो एक्स एक्सिस पर ये 0 और 3 के दरमियान में, जैसे 0 के ऊपर आप इस वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो आप उसको कहेंगे लेफ़्ट बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर हम वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं ना। और फिर इस तरह 3 के साथ अब एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी राइट बाउंड्री। तो अब आपने ये 2 लाइंस लगा ली हैं। अब ये जो कर्व का ये वाला हिस्सा है ना, इसके नीचे वाला पोर्शन, यानी कि एक्स एक्सिस और बाउंड्रीज के दरमियान में और कर्व के नीचे ये जो पोर्शन में जो शेड कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। करने का तरीका वही है, आप उसी तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है इसके पावर रूल का इस्तेमाल होगा, एक्स क्यूब बाय 3, और फिर इसके बाद आप यूँ एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, आप उसके ऊपर लिमिट लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 3 तक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपर लिमिट को इसमें एक्स की जगह पर पुट करेंगे, आप लिखेंगे 3 क्यूब बाय 3, तो ये अपर लिमिट हमारी इसमें पुट हो गई है। फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर आप लोअर लिमिट को पुट करेंगे जो कि 0 है, 0 क्यूब ओवर 3। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो 0 हो जाएगा, ये इस तरह से 3 9 27 9 आएगा आंसर। तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो 9 है एक्चुअली ये वो वाला एरिया, ये शेडेड एरिया, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है ना कर्व के नीचे, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 3 के दरमियान, ठीक है, ये वाला सारा शेडेड एरिया जो है वो डेट इज़ इक्वल टू 9।
अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि जो बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं वो दोनों में अप्लाई होते हैं, मगर डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट होती है जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं होती। डेफिनेट इंटीग्रल में स्पेशली मैथ में हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है तो इससे हम ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2x। अब अगर मैं 2x की इंटीग्रेशन करूँ तो इसके ऊपर पावर ला का इस्तेमाल होगा, तो ये फाइनली दोबारा इसका जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर ही आएगा जो कि ओरिजिनल फंक्शन था। इस वजह से इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, इसके ज़रिए हम ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल के ज़रिए हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। और एक और बात, इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम आंसर में इनके सोल्यूशन में कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, जबकि इसमें किसी किस्म का कांस्टेंट हम ऐड नहीं करते। वैसे तो जो जितने भी हमने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज और रूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में भी अप्लाई होंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि अगर इसके हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएं तो इसका एरिया जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि समझ लें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो एरिया ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। अब अगर जैसे हम लिमिट चेंज करते हैं, लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट की जगह पे लिख देते हैं और अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट की जगह पे लिख देते हैं, तो फिर साथ माइनस का साइन आएगा। लिमिट चेंज करने से जो है वो साइन चेंज होगा, ये चीज़ भी आप याद रखें। जैसे यहाँ पर b को मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट पे लिख दिया है और a को मैंने यहाँ अपर लिमिट पे लिख दिया और साथ नेगेटिव साइन लगाया है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी आप ज़रा देखें, यहाँ पर आप गौर करें कि जो हमें फंक्शन इंटीग्रेशन से पहले है वो स्मॉल f के साथ है, अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन होगी है तो वो ये जो कैपिटल F के साथ है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की गई है, पहले अपर लिमिट अप्लाई की गई है, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की गई है, और इसको एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक के पेज नंबर 108 पर दी गई है, ठीक है। इसमें कहा है कि अगर कोई सी ऐसा पॉइंट है जो लिमिट के, यानी कि अगर आपके पास लिमिट है इस तरह से ए बी और ये पॉइंट सी एक और पॉइंट इस लिमिट के अंदर आ जाता है, तो आप उसको लिमिट को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप पहला हिस्सा करेंगे ए से सी तक, फिर दूसरा सी से बी तक, इस तरह से उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने खुद से पेज नंबर 107 पर एक एग्जांपल दी है। उन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ है, जब हमने इस फंक्शन का मतलब ग्राफ बनाना है तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को पॉइंट 1 पर कट कर रही है, कट करते हुए जा रही है। अब क्योंकि लिमिट 0 से 2 तक है तो एक हमने बाउंड्री लाइन यहाँ पे लेफ़्ट बाउंड्री ऑब्वियसली 0 पर वर्टिकल लाइन बनाई और जो राइट बाउंड्री है वो 2 पर वर्टिकल लाइन बनाई। अब इस तरह की कंडीशन में जब ग्राफ बनता है तो देखें बाउंड्री लाइंस और एक्स एक्सिस और इस ग्राफ के दरमियान में जो एरिया बन रहा है वो हाफ जो है एक्स एक्सिस से नीचे है और हाफ जो है एक्स एक्सिस से ऊपर है, क्योंकि इस ग्राफ ने जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में था उसने एक्स एक्सिस को एट पॉइंट 1 पर कट किया है, तो इस वजह से हम फिर इस लिमिट को दो हिस्सों में अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे। इस तरह से 0 से 1 तक एक पोर्शन, फिर 1 से 2 तक दूसरा। 0 से 2 को 2 लिमिट्स में डिवाइड करने का पर्पस ये था कि हम बिलो द एक्स एक्सिस जो एरिया है उसको सेपरेटली हम यहाँ पर A1 की फॉर्म में लिखें और अबव द एक्स एक्सिस जो एरिया है उसको सेपरेटली फाइंड आउट करके A2 की फॉर्म में लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जो एरिया जो होता है एक्स एक्सिस से अबव होता है उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और जो एरिया जो है एक्स एक्सिस से बिलो होता है उसको हम नेगेटिव साइन से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें उन्होंने खुद से सी पॉइंट नहीं दिया होता, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देखकर। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये वाला फंक्शन दिया है तो उसको आपने 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आती है, तो अगर ये x की वैल्यू जो आई है वो इस लिमिट के अंदर है
देखिए लिमिट 0 से 2 तक थी, तो x की वैल्यू 1 जो है वो 0 से 2 तक के दरमियान में 1 आता है। ये देखें 0 से 2 तक जो लिमिट थी उसके दरमियान में x की वैल्यू 1 भी आती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो ग्राफ है उसने पॉइंट 1 पर जाकर x एक्सिस को कट करना है या क्रॉस करना है। तो फिर इस पॉइंट को देखते हुए आप फिर इसकी लिमिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। एक होता है साइंड एरिया और एक होता है टोटल एरिया यानी कि एब्सोल्यूट एरिया। सबसे पहले हम साइंड एरिया की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि साइंड एरिया में साइन मैटर करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपने उसका ग्राफ बनाया है, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, अबव द एक्स एक्सिस होगा, उसको आपने पॉजिटिव लेना है, यानी कि उसकी वैल्यू को आपने, उस एरिया की वैल्यू को आपने पॉजिटिव लेना है। और जो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस होगा उसमें एरिया की वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है। जबकि टोटल एरिया या एब्सोल्यूट एरिया में ऐसा नहीं होता। एरिया चाहे अबव द एक्स एक्सिस हो चाहे बिलो द एक्स एक्सिस हो, आपने एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। अब इन दोनों साइंड एरिया में और टोटल एब्सोल्यूट एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मज़े की बात यह है कि क्वेश्चन में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बहुत हेयर लाइन डिफरेंस होगा, तो आपने पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या आपने साइंड एरिया फाइंड आउट करना है या आपने एब्सोल्यूट एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊँगी जिससे आप समझ सकेंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया है, साइंड एरिया या एब्सोल्यूट एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में लिखा हो अवेल्युएट या लिखा हो अवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल, इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, तो आपने साइंड एरिया लेना है। साइंड एरिया का मतलब आपको पता ही है ना, अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो फिर चाहे आप इसको ज्योमेट्री के फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करें, चाहे आप इसको ग्राफ बनाकर सॉल्व करें, आपने हमेशा साइंड एरिया ही लेना है। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है, तो उसमें आपने साइन एरिया लेना है। लेकिन अगर आपको इस तरह से फंक्शन दिया गया हो मगर साथ सिर्फ ये लिखा हो फाइंड द एरिया या फाइंड द टोटल एरिया, तो फिर आपने टोटल यानी कि एब्सोल्यूट एरिया लेना है। उस सूरत में आपने एरिया चाहे अबव द एक्स एक्सिस हो चाहे बिलो द एक्स एक्सिस हो, आपने वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे आपको इस चीज़ की समझ आती जाएगी, लेकिन इसमें जो थर्ड पार्ट है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि जब मैं इसको साइंड एरिया के तौर पर लूँगी तो इसका एरिया जो है वो 0 आएगा, लेकिन जब मैं इसको टोटल एरिया के तौर पर लूँगी, ठीक है, टोटल एरिया, तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है, हमें क्वेश्चन में साइंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो फिर इसका एरिया जो है वो एक्चुअली 0 ही आएगा। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स दिए गए हैं, आपने इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। मगर मज़े की बात ये है कि आपने इंटीग्रेशन के ज़रिए, उन इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के ज़रिए इनके एरिया फाइंड आउट नहीं करने, बल्कि आपने इनके ग्राफ बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्केच द रीजन, वो रीजन जो है स्केच करें जिनका एरिया फाइंड आउट करना है। स्केच करने के बाद आपने ज्योमेट्री के अप्रोप्रिएट फार्मूला का इस्तेमाल करके इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं, इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये कंफर्म हो जाए कि ज्योमेट्री के ज़रिए, जब आप ज्योमेट्री के फार्मूलाज के ज़रिए जब आप इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया वही होगा जब आप इंटीग्रेशन के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे, कि दोनों का आंसर सेम होगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हम प्रॉपर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के ज़रिए एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि एक्चुअली कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल का जनरल फार्मूला ये है। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप इसको कंपेयर करके देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के
और एफ ऑफ एक्स एक्चुअली किसके इक्वल होता है, वाई के। तो इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स लिखने का मकसद ये था ताकि मैं एक ग्राफ बना सकूँ और उसके लिए एक टेबल बना सकूँ। वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए कैसे y इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि समटाइम्स बच्चे बहुत छोटी सी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर x की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की, क्योंकि लिमिट जो है वो 0 से 4 तक जा रही है। तो x की वैल्यू हमने 0 से लेकर 1 2 3 4 तक लेके गए हैं, और इसी तरह से फिर y की भी यही वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। अब एक्चुअली ये वाला हमारा ग्राफ बन चुका है। अब देखिए लिमिट जो है वो 0 से 4 तक है, ठीक है। तो एक बाउंड्री लाइन हम 0 पर ड्राई करेंगे, एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट पर। तो ये वर्टिकल लाइन बनेगी जो 0 के अंदर से पास करेगी, और क्योंकि ये लिमिट 4 तक है तो एक बाउंड्री लाइन हम यहाँ 4 पे ड्रा करेंगे। जो है राइट बाउंड्री वो हम 4 पर वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो ये एक्चुअली हमने लिमिट को हाईलाइट कर दिया है 0 से 4 तक, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखें लिमिट के पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पर होते हैं। अब हमने इसे क्लोज्ड रीजन बना दिए। देखिए एक्स एक्सिस और ये बाउंड्री लाइंस के दरमियान में, और ग्राफ जो है, जो भी ग्राफ है, इनके दरमियान में ये जो एरिया है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस कितनी है, ये देखें 0 से 4 तक 4 यूनिट समझ लीजिए, और हाइट भी जो है ये भी 0 से 4 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं, कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो इसको हम स्क्वायर यूनिट कह देते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब देखिए हमने इसको ज्योमेट्री के फार्मूला के ज़रिए की है। मैं अगर आपको कहूँ, मैं इसको रीचेक करने लगी हूँ इंटीग्रेशन के फार्मूला के ज़रिए। तो सबसे पहले तो एक्स को इंटीग्रेट करूँगी, तो इसके ऊपर पावर रूल का इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। और साथ क्योंकि लिमिट है 0 से 4 तक, तो इस तरह लिखूँगी। अब मैं सबसे पहले एक्स की जगह पे 4 पुट करूँ, तो इस तरह से आंसर आएगा। फिर माइनस का साइन लगाऊंगी और एक्स की जगह पर 0 पुट करूंगी, यानी कि लोअर लिमिट, तो 0²/2। तो ये आ जाएगा 16/2, तो 8 ही आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये देखिए हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूला से भी वही आंसर आया है जो एक्चुअली ज्योमेट्री के फार्मूला से आया है। अब सेकेंड पार्ट, इसको भी मैं कंपेयर करूँगी डेफिनेट इंटीग्रल की जनरल रिप्रेजेंटेशन से। तो x इक्वल है एफ ऑफ एक्स, और एक्चुअली एफ ऑफ एक्स होता है y के इक्वल। तो फिर y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब लिमिट एक्चुअली -3 से 0 तक है, तो हम -3 -2 -1 और 0, चलें एक वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं। जो वैल्यू x की पुट करेंगे ऑब्वियसली वही वैल्यू y की भी आएगी। तो एक्चुअली ये बन गया है ग्राफ। अब क्योंकि लिमिट है -3 से 0 तक, तो एक जो हमारी लेफ़्ट बाउंड्री होगी वो -3 पर वर्टिकल लाइन लगाएंगे, तो ये वाली होगी। और जो हमारे पास राइट बाउंड्री होगी वो 0 पर हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, जो कि इस तरह से होगी। अब क्योंकि लिमिट 0 से -3 तक है, तो इसके दरमियान में और इस ग्राफ के दरमियान में जो रीजन है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगेन ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब इसकी बेस कितनी है, ये 3 यूनिट ही है। तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जो बेस की लेंथ ले रहे हैं। अब यहाँ पर हाइट नहीं है, डेप्थ है, वो भी तकरीबन हाइट ही समझ लीजिए, डेप्थ भी हाइट की इक्वली होती है, तो वो भी 3 है। तो एक्चुअली हमारे पास वैल्यू आई है 9/2, 4.5 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर हम 4.5 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। जब एवेल्युएट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है हमने साइंड एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हम इसी को इंटीग्रेशन के फार्मूला से चेक करते हैं। जैसे इस पर इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई करें तो x²/2 आता है, और जो है -3 से 0, अपर लिमिट इसकी 0 है तो 0²/2, और लोअर लिमिट इसकी -3 है तो -3²/2। तो एक्चुअली वैल्यू आई हमारे पास 9/2।
तो -4.5 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें आंसर के साथ नेगेटिव साइन आया है, बस वो ये शो कर रहा है कि जो एरिया है वो बिलो द एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो वही बात कि ये y के इक्वल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको कंपेयर करने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए कि मैंने इस वाले गिवन फंक्शन को y के इक्वल क्यों रखा है। तो ये वाला स्टेप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करती हूँ, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो अब हमारे पास ये वाला रिलेशन आ चुका है। उसी तरह से हम x की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो लिमिट क्योंकि 0 से 2 तक है तो हमने x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, 0, 1 और 2, डेट्स इट। आप x की वैल्यू ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से फिर x की ये वाली 0, 1, 2 वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो y की ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसी तरह से x और y के पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला ग्राफ बना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब लिमिट स्टार्ट होती है 0 से 2 तक, तो एक हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से 0 पर और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से 2 पर। अब इस क्वेश्चन को मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा से कर देती हूँ। देखिए, आपने जो एरिया शेड करना होता है, जिस एरिया की वैल्यू आपने लेनी होती है, वो होता कहाँ है, वो बाउंड्री लाइंस एक्स एक्सिस और ग्राफ के दरमियान में होता है। ठीक है, तो ये वाला एक एरिया बन रहा है। फिर बाउंड्री लाइन और वो ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान वाला ये दूसरा शेडेड एरिया होगा। ठीक है, याद रखें, एक्स एक्सिस, ग्राफ और बाउंड्री लाइन, इनके जो लिमिट को देखकर हमने एक बाउंड्री लाइन बनाई थी उनके दरमियान में, एक्स एक्सिस और ग्राफ के दरमियान में। ठीक है, जो एरिया बनेगा वो वाला एरिया हमने काउंट करना होगा। अब ये दो हिस्सों में बन गया, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ये एरिया नंबर 1 समझ लें, ये एरिया नंबर 2 समझ लें। अब यहाँ पे अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने साइंड एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो वैल्यूएट द इंटीग्रल, तो फिर आपने हमेशा साइंड एरिया लेना है। यानी कि जो एक्स एक्सिस के बिलो एरिया होगा उसको आपने नेगेटिव कंसीडर करना है और जो एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया होगा उसको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। अब क्योंकि ये जो शेप्स है ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम एरिया 1 फाइंड आउट करते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। सो एरिया 1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बेस क्या है। 0 से 1 तक देखें तो जो इसकी बेस आ रही है वो 1 ही है और यहाँ पे हाइट हम यहाँ से लेंगे 0 से -1 तक, यानी कि अगर हम इसे एज ए लेंथ के तौर पर लें, एज ए हाइट के तौर पर लें, आल्दो कि ये डेप्थ है लेकिन इस डेप्थ को भी हम हाइट के तौर पर कंसिडर करेंगे तो ये भी 1 आती है। अब क्योंकि ये जो एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस है तो इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। अब एरिया 2 फाइंड आउट करना है, तो अगेन देखें जो बेस है यहाँ पर 1 से 2 तक ये भी 1 ही है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। बेस की जगह पे भी हमने 1 लिख दिया है। अब हाइट जो है ये भी देखें 0 से 1 तक 1 ही होगी। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ये क्योंकि साइंड एरिया है, साइंड एरिया के वैल्यू 0 भी आ सकती है, इवन नेगेटिव भी आ सकती है। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइंड एरिया में अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, लेकिन जब आप टोटल एरिया या एब्सोल्यूट एरिया ले रहे होते हैं तो चाहे अबव द एक्स एक्सिस हो चाहे बिलो द एक्स एक्सिस हो, आपके पास जो एरिया होगा वो आपने पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि वो कहते हैं फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस फंक्शन, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन दोनों एरियाज़ को ऐड करते हैं मगर विद पॉजिटिव साइन, तो फिर हमारे पास एरिया जो है वो 1 आता अगर क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से दिया गया होता, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी। अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन के फार्मूला से भी इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखती हूँ, क्या उसमें भी आंसर 0 ही आता है। तो सबसे पहले हम x की इंटीग्रेशन करते हैं तो x² 2 आता है, 1 की इंटीग्रेशन करें तो x आता है। अब हम इस पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया है, माइनस अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू बनती है 4/2 -2। अब इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही आती है, तो ये 2 to 4, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आता है 2 - 2 0 ही आता है।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ प्रूव होती है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन फार्मूला, तो हमारे पास जो एरिया आता है तो एक्चुअली वो भी साइंड एरिया ही होता है। तो ये हमने अभी प्रूव करके आपको दिखा दिया है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, उसी तरह से हमने गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा। एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। टेबल बना लेते हैं, क्योंकि लिमिट 0 से 2 तक है तो हम 0 1 2 इतनी वैल्यूज ले लेते हैं, तो y की फिर इस तरह वैल्यूज आती हैं। ग्राफ बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। अब लिमिट है 0, तो एक हम बाउंड्री लाइन राइट लेफ्ट साइड पर बनाएंगे इस तरह से x एक्सिस की 0 पर, ठीक है। 0 के ऊपर एक बाउंड्री लाइन, एक हम 2 पर, क्योंकि x की वैल्यू 2 पर भी राइट बाउंड्री बनेगी, यानी कि क्योंकि लिमिट 0 से 2 तक है, तो फिर एक बाउंड्री 0 पर, एक बाउंड्री 2 पर। अब देखिए शेडेड एरिया हमने x एक्सिस, ग्राफ और इन बाउंड्री लाइंस के अंदर बनाना है, ठीक है। अब एक्चुअली ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक ये पैरेलल है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इस पैरेलल साइड की लेंथ है 1, यानी कि एक साइड की लेंथ है 1 और दूसरी साइड की लेंथ है 3, तो सम कर दिया हमने दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ को। अब इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, वो ऑब्वियसली यहाँ से आप देखेंगे, जो कि 2 है। तो जनाब हमारे पास आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 5 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके बावजूद मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली ये 2 किसके इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो फाइनली y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला है y इज इक्वल टू 2। याद रखें कोई वैल्यू x के इक्वल हो, जैसे ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है ना x के इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम फिर वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू y की इक्वल हो तो फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कहाँ से कहाँ तक, ये याद रखें, क्योंकि वो हमने फिर लिमिट देखकर लगानी है। लिमिट है -3, यानी कि -3 से स्टार्ट करनी है और +3 तक हमने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर हमारी बाउंड्रीज होंगी। तो फिर मैंने लिमिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेफ़्ट बाउंड्री और यहाँ पर राइट बाउंड्री बना दी है। तो एक्चुअली ये वाला शेडेड एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो रेक्टेंगल फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ कितनी है आप देखें 3 यूनिट्स इस साइड पर हैं, 3 यूनिट्स इस साइड पर हैं, तो टोटल लेंथ 6 हो गई। क्योंकि हम लेंथ भी पॉजिटिव लेते हैं, वेदर इट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, हमने उसको टोटल एज ए पॉजिटिव ही लेना है। और विड्थ कितनी है ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली 2 है, ठीक है, यहाँ 2 तक है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया। अब इंटीग्रेशन के प्रोसेस से 2 क्योंकि कांस्टेंट है, तो अब हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 1dx रहेगा, आपको पता है फिर क्या होता है 2x आता है, और यहाँ पर फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे -3 से 3 तक। पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 6 -6, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो जनाब इसका आंसर भी 12 ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the integrals in each part when f of x is this when limit is less than equal to 1 और f of x is equal to 3 when limit is greater than 1। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने ये तमाम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं ये सॉल्व करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब लिमिट हमें दी गई होगी 1 के इक्वल या 1 से छोटी, तो आपने फंक्शन के तौर पर x लेना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फंक्शन नहीं बताए हुए कौन कौन से हैं इस लिमिट के साथ, वो आपने यहाँ से चेक करने हैं। जैसे 1 और 1 से छोटी लिमिट होगी तो आपने फंक्शन x लेना है, तो इसकी जगह पे आपने x लेना है। और जब लिमिट 1 से बड़ी दी गई होगी, जैसे यहाँ पर देखें 1 से बड़ी लिमिट दी गई है, तो इसकी जगह पर फिर आपने f ऑफ x की जगह पे आपने 3 पुट करना है।
यानी कि ये चीज़ आपको सिर्फ फंक्शन चूज़ करने के लिए बताई गई है। अब देखिए जो लिमिट है वो 0 से 1 है, ठीक है। लिमिट यहाँ पर 0 और 1 है, तो 0 से 1 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी। तो उसकी सूरत में हम क्या करेंगे, फंक्शन x चूज़ करेंगे। इसको अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस से करना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर हम इस पर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में लिमिट 1 हो और 1 से छोटी हो तो आपने ये फंक्शन लेना है, तो ये 1 तक है और 1 से छोटी भी है, तो फिर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे x लिखना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 1/2 माइनस, और ये माइनस का स्क्वायर, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा। अब थर्ड पार्ट है, उसमें इन्होंने कहा है कि लिमिट 1 से 4 तक है और जब लिमिट 1 से बड़ी होगी तो आपने फंक्शन 3 लेना है। अब यहाँ पे लिमिट 1 से बड़ी है, 4 तक जा रही है, तो फिर हम 3 लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर। 3 की इंटीग्रेशन करें तो 3x आता है, फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आंसर आता है 9। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे उन्होंने लिमिट हमें दी है -1 से 2 तक, लेकिन जो कंडीशन है उसमें हमें उन्होंने ब्रेक डाउन करके लिमिट्स बताई हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 1 तक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक, और 1 से छोटी के लिए आपने ये फंक्शन लेना है, तो फिर जो 1 से बड़ी होगी उसके लिए आपने ये लेना है। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि -1 से बड़ी वाली के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि हम इसको पहले 2 लिमिट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि दरमियान में 1 आता है ना, तो 1 -1 से 1 तक, 1 से छोटी होगी, ये एक लिमिट 1 से छोटी हो गई, और फिर हम दोबारा 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन एक लिमिट 1 से बड़ी हो गई। अब देखें 1 से छोटी के लिए उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है x, तो 1 से छोटी लिमिट ये वाली है, इसकी जगह पे हम x लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर, और 1 से बड़ी लिमिट के लिए उन्होंने फंक्शन दिया है 3, तो ये 1 से बड़ी लिमिट है, तो इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम 3 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट है -1 से 1 तक, इसकी वैल्यू आएगी 3x, और इसकी लिमिट है 1 से 2 तक। पहले इसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट किया x की जगह पर, अब दरमियान में प्लस का साइन, अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट तो x की जगह पर 2, माइनस फिर लोअर लिमिट तो x की जगह पर 1, ये 1/2 एज इट इज़ आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही होता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव 1/2 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये -1/2 हो जाएगा, यानी कि इस माइनस की वजह से फिर दोबारा से माइनस हो जाए, ये तो गए कट, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 3 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि फंक्शन कौन सा है, बस उन्होंने एक कर्व दिखा दिए और उस कर्व का जो एरिया है वो भी शो कर दिया है, यानी कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस इस पोर्शन का ये है, जैसे बिलो द एक्स एक्सिस इस वाले पोर्शन का ये है, अगेन अबव द एक्स एक्सिस इस वाले पोर्शन का ये एरिया है। यानी कि आपको ज्योमेट्री के फार्मूलाज या इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के ज़रिए एरिया नहीं फाइंड आउट करना, एरिया ऑलरेडी आपको दे दिया है, मगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एवेल्यूएट द इंटीग्रल। तो बेटा इसमें आपने ये बात जहन में रखनी है कि टेक्निकली जब हम एवेल्यूएट द इंटीग्रल करते हैं तो हम एक्चुअली साइंड एरिया ले रहे होते हैं, यानी कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन इस बुक के एंड पर जो आंसर दिया है उसमें तमाम एरियाज़ को उन्होंने पॉजिटिव कंसीडर करके ऐड किया है, जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसे मैं पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि आपने हमेशा क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी है। अगर उन्होंने कहा हो एवेल्यूएट द इंटीग्रल तो आपने हमेशा साइंड एरिया ही लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो टोटल एरिया फाइंड आउट करें या डिस्टेंस फाइंड आउट करें या फिर एब्सोल्यूट एरिया फाइंड आउट करें तो फिर आपने तमाम एरियाज़ को पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नहीं। इस क्वेश्चन में अब हम साइंड एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवेल्यूएट द इंटीग्रल, तो इसका मतलब साइंड एरिया।
अब इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ से ए से बी तक जो एरिया अंडर द कर्व है वो +2 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 2। फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है बी से सी तक अगर हम एरिया लें तो वो A2 होता है, मगर देखेंगे बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए हम इसको -3 लेंगे। ठीक है, इसको आपने -3 लेना है, इसको +3 नहीं लेना क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। अब थर्ड पार्ट में देखें सी से डी तक एरिया 3 ये अबव द एक्स एक्सिस है तो इसको हम 3.5 लेंगे। ये 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमने एरिया फाइंड आउट करना है ए से सी तक, यानी कि यहाँ ए से लेकर सी तक ये एरिया आ रहा है। तो फिर जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कर्व है वो बी पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या उसको कट करके पास कर रही है। फिर मैं इस एरिया को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी, जैसे ए से बी तक प्लस बी से सी तक, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ उसी तरह से। अब A1 जो है जो इसका आंसर है और A2 जो है वो B से C तक जो एरिया है उसका आंसर है। अब A1 की वैल्यू आपको पता है 2 है तो इसकी जगह पे 2 लिखेंगे, और A2 की वैल्यू -3 है तो इसकी जगह पर हम -3 लिखेंगे। सो दोनों को ऐड करें तो -1 आंसर आता है इसका। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यस एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम बार बार मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे हम साइंड एरिया ले रहे हैं। अगर आपने टोटल एरिया लेना हो तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 आएगी। टोटल एरिया या एब्सोल्यूट एरिया की वैल्यू 5 होगी, लेकिन अगर आप साइंड एरिया ले लें तो उसकी वैल्यू जो होगी वो -1 ही होगी। अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं बी से डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एरिया अंडर द कर्व लेना है। तो फिर इसी तरह से हम लिखेंगे, इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, बी से सी और सी से डी। अब बी से सी जो है ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू जो है वो -3 है, यहाँ पे -3 लिखेंगे, और सी से डी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 3.5, तो यहाँ पे आंसर 0.5 आ रहा है। अब हम करेंगे 6 पार्ट। अब यहाँ पर भी 6 पार्ट में हमने ए से लेकर डी तक एरिया अंडर द कर्व यानी कि साइंड एरिया, टोटल साइंड एरिया फाइंड आउट करें, टोटल साइंड एरिया। तो इसमें सबसे पहले ए से, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ए से बी तक की वैल्यू है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। बी से सी तक की वैल्यू है -3 और सी से डी तक की वैल्यू है +3.5, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए, दरम्यान में माइनस साइन है, तो हम इंटीग्रल साइन दोनों के साथ अलग-अलग लगाएंगे, और अलग-अलग लगाते वक्त जो अपने कांस्टेंट है जैसे आप इंटीग्रेशन में करते हैं उसको आपने इंटीग्रल साइन से पहले लिखना है। अब ये 3 एज इट इज़, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4, और फिर ये 2 एज इट इज़ और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है डेट इज़ इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास आंसर 2 आता है, एंड डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि हमने लिमिट को 2 लिमिट्स में ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि इस तरह से हमें इनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। और जब लिमिट 1 से 2 तक होगी तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और जब लिमिट 2 से 4 तक होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल होगी, तो इसकी जगह पर फिर हम 2 लिख देते हैं, एंड डेट्स इट। 3 आंसर है इसका। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जैसे MCQs में आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो -2 है, लोअर लिमिट 3 है। वैसे जनरली लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है और अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है, तो हम इसको भी इसी तरह से लिखते हैं कि छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट लेते हैं और बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट लेते हैं। और आपको पता है ये प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, जब आप लिमिट चेंज करते हैं तो आप फिर माइनस साइन लगाएं। अब जनाब हमने -2 से 3 तक की जो लिमिट है इसको इस तरह से 2 लिमिट्स में ब्रेक डाउन करना है। तो जनाब हमने इसको 2 लिमिट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, एक -2 से 1 तक और एक 1 से 3 तक। तो टोटल हो गई हमारी ये -2 से 3 तक। और ये जो माइनस साइन है ये हमने बाहर एज ए कॉमन लिख लिया है।
अब इसकी जो वैल्यू है डेट इज़ इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट के अंदर हम इसकी जब 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू है वो -5 है, ब्रैकेट के अंदर ही हम इसको -5 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो -4 वैल्यू आती है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4। तो ये है इसका जनाब आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही बना दिया। उन्होंने कहा है कि ज्योमेट्री में से अप्रोप्रिएट फार्मूला आप लें ताकि आप इन इंटीग्रल्स को एवेलुएट कर सकें। तो पहला पार्ट है, जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि हमने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखना, और एफ ऑफ एक्स क्योंकि वाई के इक्वल है तो फाइनली ये वैल्यू वाई के इक्वल हो जाती है। अब लिमिट क्योंकि -1 से 4 तक है तो हम एक्स की वैल्यू भी -1 से 4 तक ले लेते हैं। अब इस रिलेशन में x की वैल्यू हम -1 से 4 तक लेंगे तो y की वैल्यू आएंगी। अब हमने इस टेबल के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स लगाए हैं। अब लिमिट देखिए, -1 है तो यहाँ पर हमारी लेफ़्ट बाउंड्री होगी, -1 पे वर्टिकल लाइन हम लगाएंगे इस तरह से, और दूसरी लिमिट है 4 तक, तो 4 पर इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाएंगे इस साइड पर। अब देखिए जो एरिया मैंने हाईलाइट करना है वो बाउंड्रीज़, ये जो लेफ़्ट बाउंड्री है उसके, और जो ग्राफ है उसके और एक्स एक्सिस के दरमियान वाले पोर्शन को मैंने हाईलाइट करना है, तो ये यहाँ तक जा रहा है। और फिर अगेन राइट बाउंड्री, एक्स एक्सिस और ग्राफ के दरमियान वाले पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला अपर पोर्शन है और ये वाला इसका लोअर पोर्शन है। अब ये फर्ज करें ये A1 है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से अबव है, और ये A2 है, ये एक्स एक्सिस से बिलो है। अब क्योंकि हमने टोटल साइड एरिया लेना है तो हमने एरिया 1 को एरिया 2 में ऐड करना है, मगर एरिया 1 यानी कि जो अबव द एक्स एक्सिस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और एरिया 2 जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसको हम नेगेटिव लेंगे। अब क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ट्रायंगुलर शेप में है, अबव द एक्स एक्सिस भी ये ट्रायंगल फॉर्म में है और बिलो द एक्स एक्सिस भी ये ट्रायंगल फॉर्म में है, तो हम ट्रायंगल वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। एरिया 2 जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम एरिया 1 कैलकुलेट करते हैं। बेस देखें यहाँ पर -1 से 3 तक, -1 से 0 तक 1 यूनिट, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, ये टोटल 4 यूनिट है बेस की। अब हम हाइट देख लेते हैं, -1 से यहाँ तक जो हाइट है ये देखें तो ये 4 यूनिट तक है। अब एरिया 2 में देख लेते हैं, बेस 3 से 4 तक यानी कि बेस 1 यूनिट है। अब इस ट्राइंगल में जो हाइट है वो एक्चुअली डेप्थ है, डेप्थ समझ लीजिए या हाइट समझ लीजिए, वो 0 से -1 के इक्वल है, तो ये भी 1 यूनिट है। यहाँ पे हम -1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर एक्चुअली उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वक्त हम 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। माइनस साइन हमने ऑलरेडी लगा लिया है क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस एरिया था, तो इस वजह से आपने दो दफ़ा माइनस साइन नहीं लगाने। सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15/2। अब इसी आंसर को हम इंटीग्रेशन के फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करके भी कंफर्म कर लेते हैं। 3 की इंटीग्रेशन करें तो 3x आता है, x की इंटीग्रेशन करें तो x² आता है। लिमिट है -1 से 4 तक। सबसे पहले अपर लिमिट, x की जगह पे हमने 4 पुट किया। अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस साइन दरमियान में लगेगा। अब हमने x की जगह पर जहाँ जहाँ x है हमने -1 पुट कर दिया, -3 -1/2। इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको, तो ये वैल्यू आती है 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 7/2। फाइनल आंसर यहाँ भी 15/2 ही आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा आंसर 15/2 ही आया था, तो ये हमारा आंसर भी कंफर्म हो चुका है। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन के फार्मूला के ज़रिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो भी साइड एरिया ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में देखें, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स दी गई हैं। मैंने दोनों टर्म्स को अलग-अलग से कर लिया है। अब इस तरह से इनके ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा और इनका एरिया भी फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को मैंने A1 का नाम दिया है और इस वाले को मैंने A2 का। सबसे पहले A1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं, और आपको पता है, अब तक तो आपको समझ आ चुकी होगी, ये f of x होता है जो कि y के इक्वल होता है। इसका मतलब y = 2।
हमने वाई एक्सिस में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। अब ये जो लिमिट होती है आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक्स के पॉइंट होते हैं। तो एक जो है हम लेफ़्ट बाउंड्री एक्स एक्सिस के 0 में से पास करेंगे और देखिए अपर लिमिट है 1, तो एक वाली हम बाउंड्री 1 में से पास करेंगे। ठीक है, जो x की वैल्यूज़ होती हैं जैसे x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1, वो तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपने वर्टिकल लाइन लगानी होती है, एक हमने 0 पर वर्टिकल लाइन लगाई और एक हमने 1 पर। अब ये शेडेड एरिया क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में है तो ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ इसकी जो है, चलिए आप ये वाली लेंथ ले लें तो ये 2 यूनिट बन रही है और अगर हम इसको विड्थ ले लें तो ये 1 यूनिट। तो A1 की वैल्यू हमारी 2 स्क्वायर यूनिट आई है। अब हमने A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 के लिए हमने फिर ये वाली टर्म लिख ली है। अब आपको पता है इसको भी उसी तरह से हमने एफ ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करना है और एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के, तो ये एक्चुअली वाई के इक्वल है। तो अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। एक्स के को इस साइड पर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फार्मूला ये वाला होता है। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है एच जो है वो 0 है। यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है के भी यहाँ पर 0 है। और ये आर स्क्वायर, आर दरअसल रेडियस होता है, यहाँ पे 1 है तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ना ये वाले, ठीक है, एच और के, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं, जो कि इस वक्त दोनों 0 0 हैं। हमारे इस केस में दोनों 0 हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे सेंटर 0 है और यहाँ पर रेडियस जो है वो 1 है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है वो इस तरह से बन रही है। अब एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो नेक्स्ट चैप्टर्स में आप जाकर याद करेंगे। बहरहाल अभी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इनके साथ 0 0 हैं तो सेंटर 0 है और रेडियस ये वाला जो हिस्सा होता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 को यहाँ पर 1 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगी। अब देखिए मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दिया है और ये इसका सेंटर है जो ओरिजिन में से, मेरे के सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन में से पास कर रहा है और ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है। और यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको मैंने 1 का नाम रखा है, यहाँ पे 1 पर ये आर हो गया। अच्छा, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 1 तक, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 ये है और 1 ये है, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन 0 से 1 तक का लेना है, क्योंकि उसी तरह से मैं बाउंड्री बना देती हूँ 1 पर इस तरह से और एक बाउंड्री बना देती हूँ 0 पर। तो अब ये जो हमारे पास ग्राफ है सर्कल का, ये वाला ग्राफ और ये बाउंड्रीज और एक्स एक्सिस, इनके दरम्यान में सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, यानी कि सर्कल का 4th पार्ट, ठीक है, ये 4th पार्ट है उसका। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये शेडेड रीजन का, तो ये पूरे सर्कल का 4th पार्ट है। तो अब हमने एरिया कैसे फाइंड करना है, हम एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, वो है पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसके ज़रिए तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये जो हमने 1/4 साथ मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब है कि इस सर्कल का सिर्फ 4th पार्ट हमने लेना है। अब आपको पता है आर क्या है, आर हमने यहाँ पर बता दिया है कि 1 है, तो आर के जगह पे 1 लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि एरिया ऑफ सर्कल सेंटर O एंड रेडियस 1, ठीक है। अब A2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पाई/4। अब टोटल एरिया कैसे है, हमें A1 और A2 दोनों को ऐड करना होगा। A1 की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या आई थी, 2 आई थी, तो 2 में हमने इस पाई/4 को भी ऐड करना है। तो ये जनाब हमारा आंसर आ चुका है। अब एक बार इसको मैं सारा इकट्ठा करके आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेशन के प्रोसेस से भी सॉल्व करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसी क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व करती हूँ और मुझे आखिर पर ये प्रूफ करना है कि उसका आंसर भी यही आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2x और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2। अब इसको
अब सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर तो इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होता तो हम इसके ऊपर पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसका डेरिवेटिव -2x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है तो इसलिए हम इसके ऊपर पावर रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है ये वाला। अब ये वाला फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम्स में। तो फिर ये वाला फार्मूला तो आपको प्रॉपर तरीके से याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये फार्मूला अप्लाई करना सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ वहाँ आपने 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही लिखना है, यानी कि जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह पर सिर्फ आपने 1 लिखना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर का मतलब है 1 ही, और x/1 का मतलब भी यहाँ पर x ही होता है। चलिए मैं फ़िलहाल x/1 ही लिखती हूँ। सॉरी, यहाँ पर लिमिट 1 है, मैंने बुक में देखा है तो यहाँ पर लिमिट 1 है। पहले भी हमने 1 लिमिट के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व किया है ज्योमेट्रिकली, तो अभी भी मैं यहाँ पर करेक्शन कर लेती हूँ, लिमिट 1 है। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने लगी हूँ, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब इस वाली ब्रैकेट पर भी पहले अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमने 1 पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं, 2 × 1 2 -0। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 है तो ये वाले पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा। 0 + 1/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 के इक्वल है, और अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे ये तो 0 ख़त्म, और ये आ जाएगी वैल्यू π/4, और ये भी ख़त्म। तो फाइनली ये वही आंसर आया है जैसे हमने ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया था, तो वो वाला आंसर भी यही था और ये वाला आंसर भी सेम आया है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ज्योमेट्रिकली भी और इंटीग्रेशन के ज़रिए भी सेम आंसर्स आते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपकी मौजें लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखें अपर लिमिट भी वही है, लोअर लिमिट भी वही है, और आपको इस प्रॉपर्टी का पता है जब दोनों लिमिट सेम हो तो एरिया हमेशा 0 होता है। सो बस आपने छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स आर सेम, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एरिया इज़ आल्सो 0। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये वाला बी। और आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।